ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स एडुकेयर। आज की हमारी एग्रीकल्चर की क्लास में हम लोग हॉर्टिकल्चर पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में हमने कुछ फ्रूट्स के बारे में आप लोग को बताया था, जैसे पपाया हो गया, उसके बाद मैंगो के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में मैंने फिर आपको एग्रीकल्चर के बारे में भी और भी बताया था कि उसमें क्या क्या कैरियर हो सकती है, ये सब चीज़ें। जो आज की हमारी लेक्चर है वो है पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार। अनार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब अनार की फैमिली क्या होती है, ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, अनार मतलब प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, इसके बोटेनिकल नेम अगर आप लोग देखोगे तो इसकी इंग्लिश नेम तो ये हो गया पोमोग्रेनेट। ठीक, इसका अगर आप बोटेनिकल नेम देखो तो प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, जेनस प्यूनिका है और ग्रेनेटम स्पेसिस है। ठीक, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ग्रेनाइट पोमोग्रेनेट जो है वो प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, इसकी अब जो फैमिली है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो है हमारा प्यूनिकेसी। अब देखिए, ये प्यूनिका यहाँ है तो ये प्यूनिकेसी होगा, लेकिन इसके अलावा आपको ऑप्शंस में एक और फैमिली रहती है, लथाइरेसी। ठीक है, अगर आपको, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक, तो आपके ऑप्शन में अगर प्यूनिकेसी दिया है प्यूनिकेसी, और अगर प्यूनिकेसी के बदले पे आपको लेथाइरेसी दिया है तो वो भी आपकी सही आंसर हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐड करेंगे, प्यूनिकेसी और लेथाइरेसी दोनों इसकी फैमिली है। जैसे आगे भी हम लोग देखते आए हैं कि कहीं कहीं क्रॉप्स में दो फैमिलीज होती थी। ठीक है, जैसे एक ही का दो नाम होता था, इसी तरह से तो प्यूनिकेसी और लेथाइरेसी दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। अगर आपको पूछ दिया एग्जाम्स में कि इसकी फैमिली क्या है पोमोग्रेनेट की, तो आप बताओगे प्यूनिकेसी और लेथाइरेसी। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों ये ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप। ड्राउट मतलब क्या होता है, सूखा। जैसे जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जहाँ पे पानी का मात्रा कम होता है, जो जैसे ये वाटर रेनफॉल हो गया, तो वाटर टेबल जो होता है ना, ये वाटर टेबल अगर मान लो हो गया ये, तो वाटर टेबल जो वाटर की जो लेवल होती है वो गिर जाती है। ठीक है, और वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर जैसे रेनफॉल वगैरह वो कम होता है। ठीक है, तो वैसे में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये वैसे सूखे जगहों पे जहाँ पे पानी की हमें स्कैर्सिटी हो, तो वह सब जगह पे क्या होता है कि इसको अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। तो इसे क्या है, ड्राउट टॉलरेंट अमंग द क्रॉप्स। बाकी फसलों की तुलना में, फ्रूट्स की तुलना में ये ड्राउट टॉलरेंट है। ठीक, अब इसकी उत्पत्ति बच्चों कहाँ से हुई थी, तो इसकी अगर आप लोग ओरिजिन देखोगे तो इसकी ओरिजिन जो है वो ईरान से हुई थी। ठीक, ईरान एक कंट्री है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, और ये इंडिया में भी ग्रो होती है और अदर कंट्रीज जो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ भी ग्रो होती है। ठीक, अब इसका जो रेड कलर होता है, अनार आप देखोगे तो लाल रंग का होता है, तो उसकी जो रेड कलर है वो किस वजह से होती है, कौन सी पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट होती है, तो वो इसका आंसर होगा बच्चों हमारा एंथोसाइनिन। ठीक है, इससे पहले भी आपको रेड कलर इन कैरोट बताया था। ठीक है, तो रेड कलर इन कैरोट में क्या था, इसका आंसर भी हमारा क्या था, एंथोसाइनिन ही था। ठीक है, उसमें भी रेडनेस एंथोसाइनिन की वजह से आ रही थी, लेकिन एक दो जगह रेडनेस में चेंज भी था, तो वो हमने आपको लास्ट क्लास एक दो पहले लेक्चर या दूसरी लेक्चर में हॉर्टिकल्चर की बता दी थी कि क्या क्या चीज़ें कौन सी पिगमेंट की वजह से किस में कौन सी कलर होती है, रेड कलर किसकी वजह से होती है, पिंक कलर किसकी वजह से होती है, ग्रीन कलर किसकी वजह से होती है। तो सारी पिगमेंट्स और उनकी वजह से क्या रंग हमारे पौधों में होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा रेड कलर अनार में, तो एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, अब इंडिया में अगर देखेंगे तो एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज दोनों वाइज इंडिया जो है विश्व में सबसे ज़्यादा अनार की पैदावार देने वाला, सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन और एरिया, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जहाँ अनार की खेती होती है वो क्या है, हमारा इंडिया। और अगर इंडिया में ही बच्चों अगर आप देखोगे कि कौन सा स्टेट में सबसे अधिक अनार की खेती होती है, तो वो क्या होता है, हमारा महाराष्ट्र। ये MH जो है, MH मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र जो है ये क्या है, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर इंडिया में आप देखोगे तो जैसे गन्ना में, गेहूं में यूपी हमारा पहला पोजीशन पे था प्रोडक्शन के आधार पे, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, हमारा महाराष्ट्र जो है वो पहली स्थान पर है अनार प्रोडक्ट उत्पादन में। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको, आपको इसकी फैमिली प्यूनिकेसी लेथाइरेसी, ड्राउट टॉलरेंट
इसकी मूल जो है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ईरान हो गया। लाल रंग के कारण एंथोसाइनिन है। भारत दुनिया में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। और महाराष्ट्र पहला स्थान पर है इंडिया में ही। अगर आप इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ही देख लोगे तो इंडिया में जो हमारा अनार का सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, जूस ऑफ पोमोग्रेनेट, जैसे अनार की जो जूस होती है वो हाईली न्यूट्रिशियस माना जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन आपको गेन करना हो या फिर रेड ब्लड सेल्स गेन करनी हो तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, अनार की जूस को प्रीफर किया जाता है, पिया जाता है, ठीक है। तो ये सब रीजंस है क्यों अनार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अनार की जूस किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, जिनको कुष्ठ रोग हुआ रहता है उनके लिए क्या होता है, ये जूस अनार का जूस जो होता है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जूस ऑफ पोमोग्रेनेट यूजफुल फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब क्या होता है, कुष्ठ रोग। ठीक है, तो जूस ऑफ पोमोग्रेनेट इज यूज फॉर लेप्रोसी, इसका मतलब क्या होता है, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग के उपचार के लिए भी हम लोग इसके जूस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग। देखो कोई भी अगर आप पौधा लगाओगे तो उसका एक सही लगाने का समय होता है, ठीक है, हर क्रॉप का। जैसे ये सपोज मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, अभी व्हीट लगाने का सीजन है, गेहूं, अभी हर जगह गेहूं और सरसों ये सब बार्ली, ये जितने भी रबी सीजन क्रॉप हैं उनकी बुआई की समय अभी है, अक्टूबर नवंबर में उनकी बुआई होती है, ठीक। अब मान लो बच्चों आप लोगों ने उसकी जगह पे आपने अभी धान की बुआई कर दी 1 मिनट के लिए, तो अब तो रेनफॉल होगी नहीं, धान को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपका क्रॉप फेल हो जाएगा, मतलब आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए एक आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग होती है हर क्रॉप की। तो हमारी जो ये आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग जुलाई से अगस्त के बीच में अनार के लिए है, ठीक, अनार के लिए। लेकिन एक और चीज़ इसमें, अगर आप लोग रूटेड मतलब क्या होता है कि जब आप एक कोई कटिंग्स रखे, ठीक, उससे आपको रीजनरेट करना है। डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में आप पढ़ोगे कि क्या क्या होती है, कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, गुटी फॉर्मेशन, ठीक है, ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है, बर्डिंग, ठीक है। तो ये सब जो है हमको अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को नीचे डायग्राम के सहित कि ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, ग्राउंड लेयरिंग कैसे करते हैं, सारा डायग्राम अभी मैं बताऊंगा, ठीक। तो इसकी आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग जुलाई अगस्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे होती है, इसके जैसे एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोडक्शन की जो मेथड है या फिर प्रोड्यूस करने की, तो वो कैसे करते हैं, तो वो करते हैं हमारा स्टीम कटिंग एंड एयर लेयरिंग। स्टीम कटिंग और एयर लेयरिंग, अब आप लोग को ये समझ में अभी नहीं आ रहा होगा कि स्टीम कटिंग क्या होता है, एयर लेयरिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा नीचे कि क्या होती है, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे। अभी बस ये टर्म याद रखो कि स्टीम कटिंग क्या होता है और एयर लेयरिंग क्या होता है, ठीक है। चलो पहले हम लोग ये देख ही लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ को आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये कटिंग वाला सिस्टम हो गया। कटिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने रोज का एग्जांपल ले लो, रोज में हम लोग टी बर्डिंग कटिंग तो ऐसे काट के हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं उसको, फिर हम लोग सॉइल में ऐसे रखते, तो वहां पे क्या होता है, इस तरह से वहां पे इस तरह से जड़ें डेवलप होती है। और जब एक बार जब रूटिंग हो गया, ऐसे रूट्स आ गए, तो जब रूट्स आ जाते तो क्या किया जाता है, इसको लेके अलग करके हम लोग इसको मिट्टी में लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये जड़ें वहाँ अच्छे से अपना स्प्रेड होती है, फिर हमारा फसल जो है वो ग्रो होने लगता है, और फिर उसकी प्रोडक्शन जो है हमें मिलने लगती है कुछ सालों बाद, जब उसकी रिप्रोड्यूस करने की टाइम आएगी, जब फ्रूटिंग होगी उसमें तब। तो ये क्या हो गया बच्चों, कटिंग, ठीक है। कटिंग, स्टीम कटिंग जो हम लोग बोल रहे थे, इस तरह से काटो उसको, फिर रूट इनिशिएशन के लिए एक मीडियम में रखा जाता है, रूट इनिशिएट करने के लिए NAA इस टाइप के केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद जब रूटिंग हो जाता है, वंस द रूटिंग इज डन, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द फील्ड, ठीक है, इसको फील्ड में लेके रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें फिर रूट और डेवलपमेंट होती है और हमारी क्रॉप की डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कटिंग, ठीक। नेक्स्ट बच्चों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में यहाँ आप लोग ध्यान से देखोगे अगर, तो क्या है, ये ऐसे करके यहाँ बना हुआ है इस तरह से,
ठीक है, और यहाँ पे और ये इस तरह से इसकी जो ये है ये इस तरह से आया है। ठीक, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये एक इस तरह से क्लिप बना हुआ है, मान लो एक इस तरह से क्लिप बना हुआ है और इस क्लिप में ऐसे करके ये इस तरह से फंसाया गया है। ठीक, यहाँ देखोगे इस तरह से, तो ये दो क्लिप इस तरह से बना है, इस पे यहाँ पे इस तरह से फंसाया गया है। अब इसमें अगर देखोगे तो आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इतना, इसको हम लोग सियॉन बोलते हैं। ठीक, और जो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग रूट स्टॉक बोलते हैं, और जो ये यहाँ पे जो ये साइट है इतना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट साइट। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों, सियॉन जो होती है और रूट स्टॉक, पहले मैं ग्राफ्टिंग की बात बताता हूँ। पहले क्या होता है कि हमारे लिए मान लो एक फसल है ए एक क्रॉप है। ठीक है, इसमें क्या समस्या है, और एक दूसरी क्रॉप है बी। ए जो है वो जंगली नेचर का है और बी जो है वो हम लोग अपने खेतों में लगाते आए हैं बरसों से। ठीक, लेकिन समस्या दोनों का सुनो। ए की जो समस्या ये है कि उसकी जड़ें जो है वो बहुत अच्छी है, जंगल में आती है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें जो फ्रूट की क्वालिटी आती है वो अच्छी नहीं है। फ्रूट आता है तो गिर जाता है या फिर फ्रूट सड़ जाते हैं, तो ये सब समस्या उसकी फल के साथ आ रही है। उसी जगह पे पैरेलली हमारा दूसरा फल प्लांट है बी। ये क्या है, हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो इसकी जड़ें उतनी विकसित नहीं है, लेकिन इसमें फ्रूट जो है वो अच्छी क्वालिटी की आती है। तो अब कोई भी अगर ब्रीडर होगा या कोई भी अगर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, दोनों के इसके रूट स्टॉक यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ यूज़ किया है ना रूट स्टॉक, तो जिसकी रूट अच्छी है उसकी रूट स्टॉक यूज़ करेगा, और सियॉन मतलब ऊपर वाला पोर्शन जिसकी अच्छी है उसको लेके आएगा, और इस तरह से आप यहाँ बना के इसको सेट कर देगा, इस तरह से गैप बना के, फिर उसमें रूट इनिशिएशन के लिए वहाँ पे रैपिंग करके फिर उसमें जड़ें आएंगी धीरे धीरे, फिर उनको ले जाके प्लांट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ एक अलग मेथड है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो आपको अगर आगे भी हम लोग जब डिस्कस करते रहेंगे कि इसमें प्रोपैगेशन ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है, इसमें कटिंग के थ्रू होती है, इसमें लेयरिंग के थ्रू होती है, इसमें बडिंग के थ्रू, तो इस तरह से आप लोगों को अभी मैंने इसलिए डिस्कस किया, ग्राफ्टिंग क्या होती है आपको समझ में आ जाए, कटिंग क्या होती है समझ में आ जाए। अगर किसी को कोई डाउट हो ग्राफ्टिंग या कटिंग में तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टोलन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट और मेथड है एक स्टोलन ग्रोथ, जिसमें क्या होता है ये देखो, आप यहाँ देखोगे तो ये जो है ये स्टोलन है, यहीं से अब इस तरह से रूट्स इनिशिएट होते हैं और फिर ये नीचे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ये हो गई स्टोलन, ये पोर्शन जो है इस तरह से, इसको जो है स्टोलन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों ये लेयरिंग एक प्रोसेस है। ठीक, अब देखो आप लोग ध्यान से देखो, ये लेयरिंग में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से ये प्लांट का लिया। ठीक, अब इसको ऐसे करके दबा के यहाँ पे मिट्टी के नीचे रख देते हैं इसको। अब यहाँ क्या होता है, जड़ें आ जाती है, क्या आ गए यहाँ पे, रूट्स अच्छे से आने लगेंगे, और फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको डिटैच कर देंगे, यहाँ से रिमूव करके हटा देंगे। अब ये कट गया, हट गया, यहाँ पे भी रूट आ गई, और ये हमारा क्या हुआ, न्यू प्लांट हो गया। ठीक है, ये हमारा न्यू प्लांट हो गया। कन्हैया आपकी जो क्वेश्चन है, रूट किसी भी प्लांट का हो सकता है, देखो किसी भी प्लांट की नहीं हो सकती है। जैसे मान लो आम का हमको करना है तो आप किसी और प्लांट का रख दोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसी प्लांट का, लेकिन जिस वेराइटी की जड़ें अच्छी हो उस तरह से किया जाता है ग्राफ्टिंग में। अब लेकिन ब्रीडिंग में करोगे तो उनकी जेनेटिकली चेंज करके पूरा, जैसे पोमैटो, लाइगर, जैसे टाइगर की मेल और लायन की फीमेल, इस तरह से क्रॉस करके एक टाइगर के जगह पे लाइगर बनता है जानवरों में। ठीक है, टोमेटो और पोमैटो के क्रॉस करके हमारा क्या बनता है, पोमैटो। तो पोमैटो में क्या होता है, नीचे आपका आलू फरेगा और ऊपर आपकी टमाटर। तो इस तरह से जो होती है ये ब्रीडिंग की दूसरी लेवल पे पहुंच गई। ठीक है, लेकिन ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा आपका जो क्वेश्चन है, लेयरिंग में जो नया प्लांट होता है उसका क्वालिटी, हाँ ऑलमोस्ट मदर प्लांट जैसे ही होता है। ठीक है,
उसकी जो क्वालिटी होती है एयर लेयरिंग की, उसकी थोड़ी सी डिजीज रेसिस्टेंस वगैरह थोड़ा सा इंप्रूव होगा, लेकिन ऑलमोस्ट मदर प्लांट से ज़्यादा एक ही बार वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो आपकी ग्राफ्टिंग प्रोसेस है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि उसमें आपने 2 अलग अलग कैरेक्टर के प्लांट को लिया है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में आपको थोड़ा एडवांस्ड प्लांट या फिर थोड़ी अच्छी बेटर प्लांट मिलेगी। लेकिन हमारा जो लेयरिंग हो गया तो ये सब में जो है उतनी हाई क्वालिटी की प्लांट नहीं मिलेगी, लेकिन मदर प्लांट की जैसी उसकी क्वालिटी रहेगी, ठीक। तो ये हमारी लेयरिंग की हो गई। अब इसी को ना ये इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक होता है ग्राउंड लेयरिंग और दूसरा होता है हमारा ग्राउंड लेयरिंग के बाद दूसरा होता है हमारा एयर लेयरिंग। ठीक है, तो ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग 2 अलग अलग मेथड्स हैं। ये जो है ग्राउंड में हो रही है, ऐसे मिट्टी में नीचे दबा के किए हैं, तो ये ग्राउंड लेयरिंग हो गई। इसी को अगर आप हवा में ही रूटिंग मीडियम जो होती है रूट इनिशिएशन के लिए, जो ऑक्सीजन जो है उसके ही ग्रुप्स यूज होते हैं, जैसे NaIBA, ये सब रूटिंग कराने का काम करती है। तो वैसे केमिकल्स जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको एयर में ही उसको रैप करके उसमें इंक्लूड कर देंगे, वहीं से रूट्स आएगी, फिर उसको ले जाकर वापस से ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग एयर लेयरिंग कर सकते हो, ग्राउंड लेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। ग्राउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि क्या होती है, ठीक है। यहाँ देखो आप लोग माउंट लेयरिंग जो हम लोग अभी बता रहे थे आपको कि एयर लेयरिंग की बात, ग्राउंड लेयरिंग की बात देखो किस तरह से की जाती है। इस तरह से हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, जड़ें बनने लगेंगे, यहाँ पे रूट्स बनने लगेंगे, यहाँ पे इस तरह से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको डिटैच करके हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारा ये न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी टर्म्स जो है वो क्लियर हो रही हैं कि क्या होती है, कैसे लेयरिंग किया जाता है, कैसे ग्राफ्टिंग की जाती है, कैसे बर्निंग होती है, कैसे स्टीम कटिंग होती है। तो ये सारी तमाम डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आप यहाँ से जो बार्क मतलब क्या होता है, ये जो इसकी कवर किया हुआ है, जैसे आप देखोगे ये हमारा स्किन, यहाँ पे इसको अगर काटोगे आप तो इस यहाँ पे रेड आपके मसल्स दिखेंगे। तो ये स्किन भी एक तरह के बार्क का काम करता है प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह से जो ये बार्क होते हैं मतलब उसको हटा देंगे। जैसे आप आम के पेड़ में भी देखते हो जब थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो उसमें से आप निकाल सकते हो ऐसे बार्क उसके बर से, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये था, ये क्या है, इसका बार्क है, ये रीजन से हमने बार्क हटा दिया और यहाँ पे इस तरह से मॉइस्ट सॉइल को ले जाके लपेट दिया, ठीक है। और उस तो क्या होगा फिर यहाँ पे, और उसके बाद फिर पॉलीथीन से हमने उसको कवर कर दिया और फिर आराम से कुछ दिन बाद जब रूटिंग हो जाएगी तो फिर हम उसको प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी माउंट लेयरिंग हो गई, ठीक है। ये हमारा ऊपर का माउंट लेयरिंग था, और ये जो हमारा एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, एयर लेयरिंग, वो भी क्लियर हो गई, ठीक। तो टाइप्स ऑफ लेयरिंग आप लोगों को बता दिया मैंने कि एयर लेयरिंग क्या होता है और माउंट लेयरिंग क्या होता है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ये सब हमारे कुछ मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन आपको बता दिया गया है। जैसे बर्डिंग, इसी में बच्चों एक बर्डिंग भी होता है। जैसे बर्डिंग में क्या होता है कि इस तरह से एक प्लांट्स है आपका, ठीक, यहाँ से इस तरह से बर्ड आया, अब इसी को आप डिटैच करके दूसरे जगह पे प्लांट कर दोगे तो फिर यहाँ से नया प्लांट आ जाएगा। तो ये हमारी बर्डिंग प्रोसेस हो गई, ठीक।
तो बच्चों यहाँ पे आपको जो मेथड ऑफ प्रोपेगेशन हमने अभी बताया है वो क्या क्या है, एक स्टीम कटिंग हो गया, दूसरा आपका एयर लेयरिंग हो गया। अब प्रोसेस आपकी सारी क्लियर हो गई होगी कि कौन सी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी वेराइटीज, जो इसकी कुछ किस्में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसकी वेराइटीज हो सकती है। तो एक है हमारा भगवा, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिंदूरी, ठीक है। सिंदूरी जो है वो भगवा का ही सेकेंड नेम बोल सकते हो आप लोग, दूसरा नाम है, ठीक। भगवा इज ऑल्सो नोन एज सिंदूरी। तो ये दो नहीं, एक वेराइटी है। नेक्स्ट अम्ली दाना और नेक्स्ट है वंडरफुल। तो ये सब जो है, ये तीन वेराइटीज आपको मैंने बताया कि अनार के कुछ वेराइटीज आपको यहाँ पे बता दिया गया है। भगवा जिसका नाम सिंदूरी भी है, अम्ली दाना और वंडरफुल। अम्ली दाना जो है वो दो अलग अलग वेराइटीज के क्रॉस है, ठीक। तो हम लोग ये देख लेंगे, अम्ली दाना, वंडरफुल और भगवा सिंदूरी। तो ये तीन जो है हमारे अनार की वेराइटीज है। अब अनार का अगर जूस जो है वो कुष्ठ रोग के लिए उपयोगी होता है। जुलाई और अगस्त रोपान के लिए, मतलब प्लांटिंग के लिए आदर्श समय, मतलब आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग जो है वो जुलाई अगस्त को माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इसकी कैसे प्रोपेगेशन करते हैं, तो कटिंग और एयर लेयरिंग से, ठीक। एक टर्म होता है बच्चों बहार ट्रीटमेंट, ठीक है। बहार ट्रीटमेंट एक टर्म है, बहार। ये बहार क्या होता है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बहार मतलब होता है फ्लावर का रेगुलेशन, कब उसकी फ्लावरिंग होगी उसके बेसिस में जो है अनार की खेती को, अनार को जो है वो तीन अलग अलग बहार में डिवाइड किया गया, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, ठीक है। ये तीन जो है ये हमारे क्या है, बहार है, डिफरेंट, अम्बे, मृग और हस्त बहार, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्यों इसको बोला गया है, इनकी फ्लावरिंग टाइम क्या होती है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या होती है, और इनकी स्पेशल जो एक कैरेक्टर क्या बोल सकती है, मतलब कौन सा बहार एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज़फुल है, कौन सा हमारा बहार की उत्पादन जो है वो अधिक होती है, कौन सा बहार जो है वो मोस्ट कॉमनली कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसकी फ्लावरिंग टाइम कब होती है, उसकी हार्वेस्टिंग टाइम कब होती है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब बहार ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, फ्लावर रेगुलेशन और फ्लावरिंग सीजन। तो फ्लावर मतलब जो पुष्प करण जो होती है, पुष्प जब फ्लावर आती है तो वो सीजन को या वो रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बहार ट्रीटमेंट। ठीक है। उसके बाद ये बहार जो है आपकी, ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कॉमन है वो क्या है हमारा, तो अम्बे बहार है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर हो गई है आराधना, आपकी जो क्वेश्चन है, एयर लेयरिंग को ही माउंट लेयरिंग कहते हैं। देखो, एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग दोनों में डिफरेंस क्या होती है कि जो एयर लेयरिंग होती है उसमें और माउंट लेयरिंग में डिफरेंस है। माउंट लेयरिंग जो होती है वो हेवी रूट, जिसकी जो मतलब भारी भरकम जो ट्री रहेगी वो सब हम लोग माउंट लेयरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ मैंने दिखाया है, एक मिनट, देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे हमने ये रिमूव किया था, लेकिन इसको ऐसे ही यहाँ पे मिट्टी के सॉइल लगा दिया तो हो गया। लेकिन ये नॉर्मल प्लांट था, तो ये हमारा अगर हेवी प्लांट है, इसको आप ऐसे कर दोगे और यहाँ पे अगर कुछ रखोगे नहीं, वेट माउंटिंग क्या होता है, मतलब ऊपर से प्रेशर देना। तो अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये आपका यहाँ से फिर हट के अपने प्रीवियस पोजिशन पर चला जाएगा। तो माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग में दोनों में यही डिफरेंस है कि जो एयर लेयरिंग होती है वो हम लोग सिंपल यहाँ से बार्क हटा के सिंपल उसमें एयर सॉइल लपेट के आप लोग कर सकते हो। लेकिन माउंट लेयरिंग में क्या होता है, ये हेवी ट्रीज या फिर जो श्रब्स होते हैं जो भारी भरकम हो थोड़ा, तो वो सब में हम लोग ये काटते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक अलग से इस तरह से रख दिया जाता है सॉइल में, और ये होती है, ठीक है। तो माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग जो होता है वो सेम नहीं है, उनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ठीक है। माउंट लेयरिंग जो है वो हेवी ट्रीज और श्रब्स के लिए किया जाता है, तो एयर लेयरिंग में सिंपल आप
यहाँ से बार्क को रिमूव करते हो, यहाँ पे मिट्टी लगाते हो और फिर यहाँ पे पॉलीथीन से इसको कवर करके फिर इसमें मॉइस्चर इसको रिटेन करने का छोड़ देते हो, मतलब मॉइस्चर यहाँ पे सम प्रेजेंस रहे। अगर ऐसे ही आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन होकर यहाँ से पानी उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरह से पॉलीथीन से कवर कर दोगे तो क्या होगा, मॉइस्चर रिटेन होगा, मॉइस्चर प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अब देख सकते हो कि ये एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग, ठीक है, ये दोनों टाइप्स ऑफ लेयरिंग ही है, एक है एयर लेयरिंग और दूसरा है माउंट लेयरिंग। हाँ, तो ये जो बहार ट्रीटमेंट है इसके बेसिस पे हम लोग तीनों बहार के बारे में देखेंगे। तो जो पहला है अम्बे बहार, इसकी उत्पादन सबसे अच्छी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड भी है, कल्टीवेटेड मोस्टली कल्टीवेटेड भी है सबसे ज़्यादा। अगर कोई अनार में कौन सी खेती होती है, ठीक है, तो अम्बे बहार में हाई यील्ड और मोस्टली कल्टीवेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मृग बहार। मृग बहार में क्या होती है, ये डिजीज प्रोन, इसकी उत्पादन भी उतनी नहीं आएगी हमको, इसकी यील्ड भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी और इसका डिजीज की समस्या, इंसेक्ट पेस्ट की समस्या, कीड़े मकोड़ों की समस्या या फिर डिफरेंट डिजीज जैसे वायरल डिजीज हो गया, फफूंदी नाशक मतलब फफूंदी डिजीज जैसे फंजाई बोलते हैं, फंगस से डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज होगी। तो ये सब की जो इंसिडेंस होती है, ये सब की अकरेंस अधिक होती है किसमें, तो हमारा मृग बहार में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बच्चों हस्त बहार। हस्त बहार जो होती है वो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, मतलब दूसरे देशों में भेजने के लिए, तो ये सब काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, ठीक। तो मृग, अम्बे और हस्त बहार में आपको ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कल्टिवेटेड, कौन सी बहार में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड है, तो वो अम्बे बहार है, ठीक। कौन सी बहार की जो अनार होती है वो हमारा यूज होता है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर होगा हस्त बिहार। कौन सा ऐसा बिहार है जो डिजीज प्रोन होता है, तो वो होगा मृग बिहार, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहार इज प्रोन टू डिजीज इन पोमोग्रेनेट, इनमें से कौन सा ऐसा बहार का है जो रोगों से मतलब ससेप्टिबल रहता है, मतलब रोग उसमें अधिक लगते हैं, तो वो होगा हमारा मृग बहार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये तीनों अम्बे, मृग और हस्त बहार के देख लोगे, ठीक। नेक्स्ट है फ्लावरिंग टाइम इसकी, यही इसी के बेसिस पे ही तो इसको डिवाइड किया गया है, मृग, हस्त और अम्बे, ठीक है। तो अम्बे बहार जो है वो उसकी अगर फ्लावरिंग का टाइम देखोगे तो आप जनवरी फरवरी में, जो ठंडी की सीज़न होती है उसमें इसकी फ्लावरिंग होती है। इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम देखोगे तो जून से लेके अगस्त के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग की टाइम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे आप लोग मृग बहार, तो इसकी जून जुलाई में इसकी फ्लावरिंग ही होती है, ठीक। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, तो नवंबर से लेके जनवरी में, एग्जैक्ट समहाउ उल्टा है इसका, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सितंबर अक्टूबर में जो होती है हस्त बहार, ठीक। और इसकी जो हार्वेस्टिंग होगी फरवरी अप्रैल में। तो इसमें बच्चों आप लोग को ध्यान ये देना है कि पहले तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए यूज होती है, कौन सी डिजीज प्रोन है, कौन सी की उत्पादन अधिक होती है। ये तीन इसके रिमार्क्स से आप लोग देखोगे। फिर अगले आप लोग देखोगे इसमें कि इसकी फ्लावरिंग टाइम किसकी क्या होती है, अम्बे बहार की क्या होती है, मृग बहार की क्या होती है, हस्त बहार की क्या होती है, ठीक है। तो इनकी फ्लावरिंग टाइम देख लोगे, फिर इसकी हार्वेस्टिंग कब इसकी करते हैं, तो हार्वेस्टिंग टाइम देख लोगे, ठीक। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा मृग, हस्त और अम्बे बहार के बारे में।